बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 में से सेल्फ टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 5.62 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे 5.63 से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आप लोगों ने समझना है, और वो टॉपिक हमारे पास ये कहलाता है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग आपके पास ना दो तरह से होती है। एक हमारे पास डिस्काउंटिंग होती है अनरियल डिस्काउंटिंग, और दूसरी हमारे पास होती है रियल डिस्काउंटिंग। अनरियल डिस्काउंटिंग एंड रियल डिस्काउंटिंग। अच्छा, इन चीजों को समझने के लिए ना आप लोगों ने यहाँ पर एक स्टोरी पे फोकस करना है, ताकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो सके। इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे एक टाइमलाइन के थ्रू। ये टाइमलाइन जीरो टाइम पीरियड से हमने इसको स्टार्ट किया, और हम इसको लेके जा रहे हैं 6 मंथ्स तक। ये इन ईयर्स भी हो सकती है, लेकिन हम लोग मंथ्स में जरा डीलिंग करने जा रहे हैं। जरा सुकून से सुनिएगा ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके कि आज के दिन 10,000 रुपए का लोन दिया गया। आज के दिन 10,000 रुपए का लोन दिया गया, और ये लोन फ्री ऑफ इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट फ्री था। मतलब इसके ऊपर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा रहा था। देखिए, इंटरेस्ट चार्ज करना ये जो पर्सन लोन दे रहा हो ना उस पर डिपेंड करता है कि वो इंटरेस्ट चार्ज करना चाह रहा है या इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना चाह रहा। अगर इसके ऊपर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है तो, और ये लोन रिटर्न होना है आफ्टर 6 मंथ, तो आफ्टर 6 मंथ रिटर्न भी 10,000 की अमाउंट ही होगी। किसी को कोई डाउट कि इसके ऊपर अगर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये इंटरेस्ट फ्री लोन था, तो जो प्रेजेंट वैल्यू होती है फ्यूचर वैल्यू भी वही बन जाएगी। तो इसकी, और इसे कहा जाता है इसकी मेच्योरिटी वैल्यू, मेच्योरिटी डेट। तो इस मेच्योरिटी डेट पर जो इसकी वैल्यू होगी वो 10,000 ही होगी। लेकिन इस लोन की डॉक्यूमेंटेशन करवा ली गई। मतलब जब ये लोन देने लगे थे ना, उस टाइम पर हमने इसको रिकॉर्ड करवा लिया कि कौन किसको लोन दे रहा है, किस दिन दे रहा है, इसकी टोटल अमाउंट क्या है लोन की, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा, और ये कब वापसी होना है। ईच एंड एवरीथिंग हमने साथ अटैच करवाया, उसको साइन एंड स्टैंप करवाया, साथ में आईडी कार्ड की कॉपी लग गई, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई कि ये प्रूफ रहे कि बाद में दूसरा बंदा मुकर ना जाए। तो इस वजह से उसकी डॉक्यूमेंटेशन, एक डॉक्यूमेंट बना लिया गया। उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर हम लोग कहते हैं नोट। एक नोट बन गया। इस नोट को हम लोग प्रोमिजरी नोट भी बोल सकते हैं। इस नोट को हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। ये चेक भी एक सिक्योरिटी के तौर पर आ सकता है। वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है। अभी के लिए हम लोग बिल्कुल एक सिंपल डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं कि एक सिंपल से डॉक्यूमेंट के ऊपर ये तमाम चीजें रिकॉर्ड हो गई। अब क्या हुआ कि जब ये लोन दिया गया था, अब इसने तो रिटर्न होना है विद इन 6 मंथ, लेकिन जिसने लोन दिया था उसको ना एट द एंड ऑफ 4 मंथ पैसों की जरूरत पड़ गई। अब हालांकि उसको वापसी कब मिलना है, 6 मंथ के एंड पर। वो पहुंचा 4 मंथ, 4 महीने गुजर चुके हैं लोन दिया हुए। उसको ना यहां पर आकर पैसों की जरूरत पड़ गई। अब जिसको लोन दिया था ना उससे वापसी नहीं ले सकता, क्योंकि उससे अगर वापसी लेता है तो अभी 2 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन बाकी है, अभी उसे डिमांड नहीं कर सकता। अब क्या हुआ कि उसने वो डॉक्यूमेंट उठाया, और वो डॉक्यूमेंट किसी अपने दूसरे दोस्त के पास लेके चला गया। उसे कहता है कि भाई
मैंने इस बंदे से पैसे लेने हैं, नेम वगैरह मेंशन होंगे, मैंने इस पर्सन से पैसे लेने हैं क्योंकि तुम भी अब इस पर्सन को जानते हो, इवन के एविडेंस के तौर पर तुम मुझसे पूछ भी सकते हो। लेकिन इसने मुझे पैसे देने हैं 10,000 रुपये आफ्टर 2 मंथ्स। एम आई राइट? अब हम लोग 0 पे नहीं है, हम लोग 4 मंथ्स पे पहुंच चुके हैं। आफ्टर 2 मंथ्स इसने मुझे 10,000 रुपये देने हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आज अगर तुम मुझे ये 10,000 रुपये दे दो और उस पर्सन से 2 माह के बाद तुम रिसीव कर लेना? ऐसी ट्रांजैक्शन बिजनेस की होती रहती हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की इस तरह से हेल्प कर सकता है कि भाई आज एक दूसरे को जानते होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब कोई चीज डॉक्यूमेंट फॉर्म में आ जाती है ना, तो वो डॉक्यूमेंट जब हम उसको रिटर्न करेंगे वो हमें 10,000 रुपये देगा। इन केस अगर हमसे डॉक्यूमेंट गुम हो गया और हम डॉक्यूमेंट वापस ना कर सके, हमें 10,000 रुपये नहीं मिलने वाले। तो वो हमें मिलेंगे ही उसी सिचुएशन में अगर हम उसको डॉक्यूमेंट्स देंगे। दूसरी बात, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको अमाउंट दे दी जाती है, वो उस टाइम पे उन डॉक्यूमेंट्स का मालिक है। जिससे हमें डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे हम उसको अमाउंट हैंड ओवर कर लेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप लोग चेक के बारे में देखो, चेक के ऊपर जो नेम होता है ना, सपोज आपके फादर का नाम लिखा हुआ है, उनके दोस्त ने या किसी बिजनेस से उनको चेक मिला, नाम आपके फादर का लिखा हुआ है, लेकिन वो आपको हैंड ओवर करते हैं और कहते हैं जाओ बैंक से पैसे निकलवा कर आ जाओ। आप जैसे ही बैंक में जाते हैं बैंक वाले आपको पेमेंट कर देते हैं, हालांकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा हुआ था उसके ऊपर। क्या? जिसके पास चेक होगा उसको पेमेंट हो जाएगी। गॉट इट? अगर वो चेक क्रॉस चेक नहीं है तो ओपन चेक होगा तभी ऐसा होता है। अब चेक की कौन सी फॉर्म है ये बाद में कभी पढ़ेंगे अगर हमारे सिलेबस में आया तो, अभी ये जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहां पर देखें इस डॉक्यूमेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो यहां पर जिस पर्सन से मैं अब लोन लेने गया कि भाई मुझे अब जरूरत है, तुम इससे 2 माह के बाद ले लेना, उसने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है और जिस पर्सन से 10,000 रुपये लेना है उसे भी मैं जानता हूँ। उसने भी कह दिया कि ठीक है तुम आपस में देख लो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। लेकिन जिससे हम ये डॉक्यूमेंट उसको देंगे और उससे अमाउंट रिसीव करेंगे, तो ये ऐसे ही है जैसे किसी किस्म की कोई सेल ट्रांजैक्शन हो रही हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई चीज हम लोग उसको डॉक्यूमेंट दे रहे हो और उसके अगेंस्ट अमाउंट रिसीव कर रहे हो। तो इस जो अमाउंट को रिसीव करते हैं ना, इसे कहा जाता है सेल प्रोसीड। इसको क्या कहते हैं? सेल प्रोसीड। ये आप लोग अगर अकाउंटिंग में जाएंगे, चैप्टर नंबर 6 डेप्रिसिएशन, वहां पर अगर हम लोग डिस्पोजल करें ना किसी एसेट की, तो वहां पर हम बता रहे होते हैं कि वो सेल प्रोसीड कहलाती है जो अमाउंट हम रिसीव करते हैं। इन सिंपल कि अगर एक अमाउंट रिसीव करते हो आप उस टाइम पर जब कोई अपना एसिड सेल करो, तो उस अमाउंट को कहा जाता है सेल प्रोसीड। देखिए, जब आप गुड सेल करते हैं तो आप उसको सेल प्रोसीड नहीं कहते हो, आप उसको सिंपली सेल्स कह देते हैं या अपना रेवेन्यू कहते हो। तो जब फिक्स एसिड सेल करके जो अमाउंट आपको मिल रही होती है उसे कहा जाता है सेल प्रोसीड। हम इसको प्रेजेंट वैल्यू नहीं कह सकते। प्रेजेंट वैल्यू तो 0 टाइम ड्यूरेशन की वैल्यू है, और प्रेजेंट वैल्यू तो 10,000 है हमारे पास, और ये तो 0 से आगे आ चुका है, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू नहीं कह सकते। इसको फ्यूचर वैल्यू भी नहीं कह सकते क्योंकि फ्यूचर वैल्यू तो हमारे पास 10,000 है एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी। तो ये जो वैल्यू हमें यहां पर मिल रही है, इस वैल्यू को हमने कहना है सेल प्रोसीड। अब क्या हुआ कि उस बंदे का ना काम ही यही था, मतलब अमाउंट्स के साथ लेन देन करना। तो उसने कहा कि भाई मैं आपको ये 10,000 रुपये दे देता हूं, लेकिन मैं आपको ये 10,000 रुपये पूरे नहीं दूंगा, मैं इसकी डिस्काउंटिंग करूंगा। अब क्या चीज कि उसको अगर मुझे 10,000 रुपये वो आज के दिन दे देगा तो उसको किस चीज का फायदा होगा? कुछ भी नहीं, 2 माह का इंतजार भी करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि भाई ये अमाउंट तो मैं आपको आज दे देता हूं, लेकिन मैं इसकी डिस्काउंटिंग करूंगा एट द रेट ऑफ 10%। तो मैंने उसे कहा कि यार मैं तो किसी किस्म का इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा। तो उसने कहा ये आपका मसला था, आप कर लेते हैं इंटरेस्ट चार्ज, लेकिन मैं तो भाई इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, मैं आपको फुल अमाउंट पे नहीं कर सकता। तो ये जो प्रोसेस है ना,
6 मंथ से वापसी 4 मंथ्स पे लाने वाला, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्काउंटिंग। और हमारी डिस्कशन इसी के बारे में हो रही है। ये देखें, तो 0 से 6 मंथ तक जाते हैं ना, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंपाउंडिंग। प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू जो फाइंड करते हैं ना, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंपाउंडिंग। और जब फ्यूचर से वापसी आते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग। तो अब हम लोग ना डिस्काउंटिंग करने जा रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई मैं इसकी डिस्काउंटिंग करूंगा एट द रेट ऑफ 10%। अब हमारी भी मजबूरी थी, हमें पैसे चाहिए थे। मैंने कहा चलें ठीक है, आप देखें क्या अमाउंट आप मुझे देंगे। तो इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा, सेल प्रोसीड इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टी रेज टू पावर -1। अब वापसी आ रहे हो ना, तो इस वजह से जब आप लोग खुद देखो, जब आप फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला यूज करते थे तो आप लोग ऐसे नहीं करते थे 1 प्लस आर टी रेज टू पावर -1 सिंपल इंटरेस्ट में। तो यहां पर बिल्कुल वही फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, 10,000 इंटू 1 प्लस 10% मल्टीप्लाइड बाय कितने अरसे की डिस्काउंटिंग हो रही है, 2 मंथ्स की। तो 2/12 रेज टू पावर -1। तो अब देखिए ये आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 10,000 इंटू 1 प्लस 10% मल्टीप्लाइड बाय 2/12 रेज टू पावर -1 and the answer is 9836। तो मुझे उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट जो सेल प्रोसीड्स रिसीव होनी है वो होंगी 9836 रुपीज की। गॉट इट। अब देखें, मैंने लोन दिया कितना था, जबकि मुझे अमाउंट रिसीव कितनी हो रही है 9836, उसके अगेंस्ट अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 164। ये 164 मेरा लॉस है, जिसने लोन दिया उसका लॉस है, और जिस पर्सन से हमने ये डिस्काउंटिंग करवाई उसका प्रॉफिट है, उसको बेनिफिट हो रहा है 164 का। लेकिन जिसको लोन दिया गया था उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने लोन 10,000 का ही दिया, और डॉक्यूमेंट वापसी लेने पर वो 10,000 ही वापस कर देगा। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को। अब ये थी अनरियल डिस्काउंटिंग, जिसमें डिस्काउंटिंग एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिस्काउंटिंग करवा रहा हो, उसे कहा जाता है अनरियल डिस्काउंटिंग। और ये भी जरूरी नहीं कि ये 10% हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट पर हो, ये 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी हो सकता है। फिर जो फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना है कंपाउंड इंटरेस्ट की फ्यूचर वैल्यू वाला, जो फार्मूला आपके पास था बिल्कुल वैसे ही आप लोग अप्लाई कर दोगे। सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारे पास बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक अगर चले। लेकिन अगर हम इसको लेके चले जाएं कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक, और हम इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट को जाके रिकॉर्ड करें एज 10%, से दैट कंपाउंडिंग मंथली, तो अब जो हमारे पास इसका फार्मूला बनना है सेल प्रोसीड्स का, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस R% डिवाइडेड बाय M रेज टू पावर -T इंटू M। अब ये जाके रिकॉर्ड करेंगे, जरा फाइंड कीजिएगा कि अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करें तो सेल प्रोसीड्स क्या बनेंगी। 10,000 इंटू 1 प्लस 10% बाय रेज टू पावर
अब देखिए भाई, अब रेट आ गया है पर मंथ, तो टाइम ड्यूरेशन भी इन मंथ्स लिखा जा सकता है, तो रेस्ट पावर -2। क्योंकि अब अगर आप इसको करेंगे ना, -2/12, इसको ईयर में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाइड बाय m, तो 12 12 से कैंसिल हो गए हैं, तो आप इसको सिंपली -2 भी लिख सकते हो। बात समझ आ गई सब बच्चों को? अब देखें ये वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 983835। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में उसने मुझे कितनी अमाउंट देनी थी, 9836, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे कितनी अमाउंट दे रहा है, 9835। तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरा लॉस और ज्यादा बढ़ जाएगा। गॉट इट? क्या आपको ये वाली बातें समझ आ गई हैं? अच्छा, फिर से दोबारा ऐसी सिचुएशन आई, सेम, कि एक दोस्त को लोन की अमाउंट चाहिए थी 10,000, 0 टाइम ड्यूरेशन, 10,000 लोन की अमाउंट चाहिए, और उसने ये वापसी करना है आफ्टर 6 मंथ। अब जब वो 10,000 लोन लेने के लिए आया ना, तो आपको पता है कि पहली कंडीशन में मुझे लॉस हो चुका था। जब मैंने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था, तो मुझे ही लॉस बियर करना पड़ गया था। इवन कि मैंने तो नेकी की थी, लेकिन मुझे नुकसान हो गया था। तो अब जब वो पर्सन मुझसे लोन लेने के लिए आया ना, तो मैंने उसे ये नहीं कहा कि भाई इंटरेस्ट फ्री लोन है। मैंने उसे कहा कि भाई मैं तुमसे 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अब जब 10% इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए जाऊंगा, तो आप क्या बता सकते हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स मैं वैल्यू क्या चार्ज करूंगा, उसे अमाउंट रिसीव कितनी करूंगा, इसकी मैच्योरिटी डेट पर वैल्यू क्या बन जाएगी, 10,000। और कैसे फाइंड करेंगे इसको भाई, यहां पर सिंपल आप जाओ, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई कर दो, 10,000 इंटू 1 + 10% multiplied by 6/12, and the answer is, तो अब जो मेच्योरिटी डेट पे वैल्यू बनेगी ना, वो बन रही है 10,500। फर्क समझ आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, अब सेम 4 मंथ्स पे हम लोग गए, और मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई। मैंने ये डॉक्यूमेंट उठाया, और मैं एक दूसरे दोस्त के पास लेके चला गया, जो इसी चीज में डील करता था। तो मैंने जैसे ही उसे कहा कि भाई ये डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है, इसकी डिस्काउंटिंग करनी है, मतलब तुम्हें पैसे मिलेंगे एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, मुझे आज दे दो, तुम्हें 2 माह के बाद पैसे मिल जाएंगे। इस 2 मंथ्स को अक्सर वो यूं बयान करता है कि आपको बता देगा कि डॉक्यूमेंट इशू कब हुआ, इसकी मैच्योरिटी डेट क्या है, मतलब इस डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने कितने अरसे के लिए इशू किया हुआ है। तो वो 90 डेज भी हो सकते हैं, मतलब कि 3 मंथ्स, वो 6 मंथ्स भी हो सकते हैं, वो टाइम इन ईयर्स भी आपके पास हो सकता है, जो भी होगा वो आपको बता देगा। फिर आपसे कहेगा 2 मंथ्स बिफोर द मेच्योरिटी डेट, 2 मंथ्स बिफोर द मेच्योरिटी डेट, मतलब अब देखो मेच्योरिटी डेट क्या थी, इस 6 मंथ्स, इसमें से 2 मंथ्स बिफोर, तो मैं कौन सी डेट पे पहुंच गया, तो आपने इस तरह से वापसी आना है। ऑलराइट, अब आपने जो डिस्काउंटिंग करवानी है, 10,000 की करवानी है, नहीं, कौन सी अमाउंट की, तो सबसे पहले आपने अपनी इस वैल्यू को हम लोग फेस वैल्यू भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, इसको हम लोग फेस वैल्यू भी बोल रहे होते हैं। फेस वैल्यू मतलब ऐसे ही है, जैसे आपके पास 100 रुपए का नोट हो, तो आपको कैसे पता चलता है ये 100 रुपए का नोट है, उसके ऊपर मेंशन है कि भाई ये 100 रुपए का नोट है। 50 का नोट है, तो उसके ऊपर 50 मेंशन है कि भाई ये 50 रुपए का नोट है। तो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर भी मेंशन है, ये डॉक्यूमेंट 10,000 रुपए वाला है, प्लस 10% इंटरेस्ट होगा। गॉट इट? तो उसकी जो टोटल वैल्यू बन जाएगी वो 10,000। अब जिस बंदे से मैं डिस्काउंटिंग करवाने जा रहा हूं,
उसको 10,000 मिलना है या 10,500 मिलना है, तो उसने डिस्काउंटिंग 10,500 की करनी है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डिस्काउंटिंग फेस वैल्यू जो प्रिंसिपल अमाउंट की नहीं होनी, डिस्काउंटिंग होनी है हमेशा मैच्योरिटी डेट पर जो वैल्यू होगी, मतलब फ्यूचर वैल्यू की। तो आपने इसकी डिस्काउंटिंग करवाई, तो जैसे ही आप इसको डिस्काउंटिंग के लिए लेकर गए तो इसने कहा कि भाई डिस्काउंटिंग कर देते हैं, लेकिन मैं आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% चार्ज करूंगा। अब हमने कहा कि भाई यार हमने तो 10% चार्ज किया हुआ है। कहता भाई इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप चार्ज करें या ना करें, आप कम चार्ज करें आप ज्यादा चार्ज करें, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आजकल 10% चल रहा है। बताने का मकसद ये है कि ये जरूरी नहीं कि जो कंपाउंडिंग का रेट हो डिस्काउंटिंग का रेट भी वही हो, यह जरूरी नहीं है। अब आप लोग फर्स्ट सिचुएशन में देखें तो कंपाउंडिंग का तो रेट ही नहीं था, 0% पे था, लेकिन डिस्काउंटिंग फिर भी 10% पे हुई थी। तो ये दोनों रेट बराबर भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं हमारे पास, तो जैसा भी होगा हमें क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब जब डिस्काउंटिंग करेंगे हम लोग, तो अब डिस्काउंटिंग हमारे पास होती है सेल प्रोसीड्स को फाइंड करने के लिए, वो आएगी 10,500 इंटू 1 प्लस 12% मल्टीप्लाइड बाय 2/12 रेज टू पावर, क्योंकि वो वापसी जा रहे होते हैं ना तो रिवर्स गियर लगाना पड़ता है, तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी, रेज टू पावर -1। तो आपके पास देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, गॉट इट? अच्छा, अब जरा यहां पे थोड़ा सा गौर करें, तो जिसको मैंने लोन दिया 10,000 का, उसने कितनी अमाउंट पे करनी है, 500। 500 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा है ना। अगर मैं डिस्काउंटिंग ना करवाता तो पूरा 500 मेरा अपना था, ऐसे ही है ना। लेकिन ड्यू टू डिस्काउंटिंग मुझे कितना मिल रहा है, 294, और जो डिस्काउंटिंग कर रहा है उसको कितने का बेनिफिट हो रहा है, 206 का, कि उसने मुझे दिए 10,294, लेकिन उसको कितनी अमाउंट मिलेगी, 10,500, उसको बेनिफिट कितने का होगा, 206 का। ऑलराइट, तो मुझे एटलीस्ट नुकसान नहीं हुआ, और वो जो 500 था जो बेनिफिट हमें मिलना था वो अब दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। मेरे हिस्से में 294 आ गया, रिमेनिंग अमाउंट 206 जिससे मैंने डिस्काउंटिंग करवाई उसके हिस्से में चला जाएगा। ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम? यही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर होती तो हम लोग इसको जाके लिखते, सपोज कि अगर ये कंपाउंडिंग मंथली होता, सिंपल इंटरेस्ट में आपके पास ये आंसर आ गया, और अगर ये मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो ये आंसर हमारे पास बन जाता, सेल प्रोसीड्स इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 12% कंपाउंडेड मंथली रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू, देखें आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 12% पर है ये, डिस्काउंटिंग एट द रेट ऑफ 12%, तो 9, तो ये मेरे पास आंसर आ, एनी प्रॉब्लम, ऑल क्लियर? चलिए, हम लोगों ने ना अनरियल डिस्काउंटिंग को डिस्कस कर लिया, एंड आई होप कि आपको अनरियल डिस्काउंटिंग समझ भी आ गई होगी, क्लियर हो गई है सब बच्चों को? अच्छा, क्वेश्चन 5.63 अब जरा सॉल्व कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक था जो भी हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर देखें, बशीर owes rupees 50,000 टू अरशद ड्यू टू अ कोर्ट डिसीजन, मतलब अदालत में फैसला हुआ कि भाई 50,000 रुपीज आपने पे करने हैं। फिर क्या हुआ, द मनी मस्ट बी पेड इन, और ये भी साथ में बता दिया गया कि भाई ये 50,000 रुपये आपने 10 मंथ्स में पे करने हैं विद नो इंटरेस्ट, और किसी किस्म का इंटरेस्ट भी नहीं होगा इसके ऊपर। तो ये फर्स्ट सिचुएशन आ रही है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होंगे।
तो फिर सपोज बशीर विशेस टू पे द मनी नाउ, लेकिन बशीर ने अरशद से कहा कि भाई मैं ना तुम्हें ये अमाउंट आज पे करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 50,000 नहीं देता। बताओ कि मैं तुम्हें कितनी अमाउंट दूं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो, सिंपल इंटरेस्ट यूज करते हुए। अब ये बात हो रही है बशीर और अरशद के दरमियान, तो मतलब पर्सन टू पर्सन चल रही है। जब पर्सन टू पर्सन डीलिंग होती है ना, तो फिर अनरियल डिस्काउंटिंग लग जाती है। जब अनरियल डिस्काउंटिंग की बात करें, मतलब जिस तरह आप प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला यूज करते हैं ना, बिल्कुल वही फार्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। और वो फार्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू। अब 10 माह बाद अरशद को कितनी अमाउंट मिलनी है? 50,000 पे। कहते हैं अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो अरशद को कितनी अमाउंट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? तो उसके लिए 50,000 इंटू 1 प्लस मल्टीप्लाइड बाय रेज टू पावर, एंड आंसर इज, ये वो अमाउंट है जो अरशद को आज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। कि अगर बशीर उसको आज 46,875 रुपीज भी पे कर रहा है ना, तो वो इस बात की जिद ना लगाए कि नहीं भाई मुझे तो 50,000 ही चाहिए, क्योंकि टूडेज 1 रुपी इज नॉट इक्वल टू टुमारोज 1 रुपी। इसे कहा जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो हमारे पास करेंसी की अमाउंट डे बाय डे डीवैल्यूएशन की तरफ जा रही है। तो फ्यूचर के 50,000 बेसिकली आज के 46,875 के इक्वल हैं। आप ये वाली अमाउंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आप जाकर टिक कर देंगे ऑप्शन सी को। मेरी बात समझ आ गई होगी सब बच्चों। अच्छा, अब जरा आपको बताती है रियल डिस्काउंटिंग। जो अनरियल डिस्काउंटिंग हमारे पास होती है वो हो रही है पर्सन टू पर्सन। जबकि जो रियल डिस्काउंटिंग होनी है वो होती है हमारे पास थ्रू बैंकिंग चैनल। तो अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट करवाया जा रहा हो बैंक से, या चेक का वर्ड आ जाए, तो चेक भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक में ही सिर्फ यूज हो सकता है। तो चेक का वर्ड आ जाए, या प्रोमिजरी नोट की बात कर ले, या सिंपल नोट। प्रोमिजरी नोट या नोट क्या होते हैं ये आप लोग ला के सब्जेक्ट्स में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ लेंगे। साथ में अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की बात आ जाए, इन दोनों में, इन सब अमाउंट्स में, इन चारों में से अगर कोई भी एक आ जाए क्वेश्चन में, तो आपने वहां पर जो डिस्काउंटिंग अप्लाई करनी है वो होगी हमारे पास रियल डिस्काउंटिंग। अच्छा, रियल डिस्काउंटिंग के लिए अगर फर्स्ट सिनेरियो के मुताबिक चलें, फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट टाइमलाइन, और इसकी रियल डिस्काउंटिंग करवानी हो, मतलब मैंने 10,000 रुपए का लोन दिया और विदाउट एनी इंटरेस्ट है, तो मेच्योरिटी वैल्यू भी, लेकिन मैंने ना 10,000 रुपए कोई सिक्योरिटी के तौर पर उसे चेक लिखवा लिया, और उस चेक पर जो डेट है ना वो आज से 6 माह बाद की है कि मैं उसके अकाउंट से ये वाली अमाउंट जाके विड्रॉ कर सकता हूं। तो अब मेरे पास एक चेक मौजूद है। अब चेक बैंक वालों ने जो उसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट करनी है ना, वो करनी है एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी। चेक के ऊपर जो डेट मेंशन है ना, उस दिन बजाहिर उस उन्होंने मुझे पेमेंट करनी है, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, 2 मंथ्स बिफोर द मेच्योरिटी डेट। अब मैं जैसे ही वो चेक लेकर बैंक में गया, तो बैंक वालों ने अकाउंट को देखा, अकाउंट में अच्छे खासे पैसे भी मौजूद थे, चेक भी बिल्कुल लीगल था, पर्सन जिसका चेक था वो भी बिल्कुल ठीक था। बैंक वालों ने बस एक एतराज लगाया कि भाई साहब इस चेक के ऊपर तो डेट ही आज से 2 माह बाद की है, तो ये आज कैश नहीं हो सकता। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं भाई मुझे आज पैसों की जरूरत है, आप मुझे आज ही पेमेंट करें। तो अगर आज वो पेमेंट करेंगे ना तो मुझे 10,000 रुपये नहीं देंगे, वो मुझे कम अमाउंट पे करेंगे, वो उसकी डिस्काउंटिंग करेंगे एट द रेट ऑफ से दैट 10%। लेकिन अब सिर्फ डिस्काउंटिंग का मसला क्या होगा
कि अब जब वो डिस्काउंटिंग करने लगेंगे ना तो उनके अपने फार्मूलाज हैं। हम लोग जो डिस्काउंटिंग कर रहे थे ना, हम सिंपल प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला यूज कर रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट था तो हम लोग कर रहे थे 1 + S A × 1 + RT⁻⁻1। या अगर कंपाउंड इंटरेस्ट था तो कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यूज कर लेते थे। ये जब करने लगते हैं ना बैंक वाले डिस्काउंटिंग, तो ये फार्मूला यूज करते हैं सेल प्रोसीड्स का। सेल प्रोसीड्स इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1। ये प्लस की जगह पे ना माइनस का साइन लगा देते हैं, बस इतना सा फर्क है। प्लस की जगह पर माइनस का साइन लगा, हम लोग पावर में नेगेटिव लेके जाते हैं कि वापसी जा रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं भाई, आपने अमाउंट कम लेनी है तो प्लस क्यों करवा रहे हो हमसे, माइनस के साथ चलो। 1 - RT, वो ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास अमाउंट क्या बनेगी इसी 10,000 की। 10,000 इंटू 1 - 10% मल्टीप्लाइड बाय। अब जब रेट के साथ नेगेटिव साइन आ गए ना तो पावर नेगेटिव नहीं जाएगी फिर, बस इसी को रेट को नेगेटिव में लिख दो। वैल्यू चेक करो क्या आ रही है, 98। अब ये चेक करो अनरियल डिस्काउंटिंग और रियल डिस्काउंटिंग में डिफरेंस। अनरियल डिस्काउंटिंग में जाते हैं तो सेल प्रोसीड ज्यादा होती हैं, मतलब मुझे लॉस कम हो रहा है। जबकि रियल डिस्काउंटिंग में जाते हैं तो सेल प्रोसीड कम है और बैंक वालों ने अपना बेनिफिट सोचना होता है। अब बैंक वालों का बेनिफिट ज्यादा है। अब आप देखें अनरियल डिस्काउंटिंग में कितने का बेनिफिट हो रहा था, 164 का। एम आई राइट? जबकि रियल डिस्काउंटिंग में बैंक वालों को कितना बेनिफिट हो रहा है, 167 का। ये डिफरेंस है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, टाइम ड्यूरेशन भी सेम है। सिर्फ बैंक वाले अपने फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं और उनको बेनिफिट मिल जाते हैं। और वो क्या चेंज किया कि अगर आपसे कभी भी कहे कि आपने रियल डिस्काउंटिंग करनी है, मतलब थ्रू बैंकिंग चैनल है, चेक है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो आप प्लस का साइन नहीं यूज करोगे, आप माइनस का साइन यूज कर लोगे। और राइट, अगर यहीं पे वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी यूज कर लेते तो फिर हमारे पास फार्मूला क्या बन जाना था, सेल प्रोसीड इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 - R% डिवाइडेड बाय M रेज टू पावर 3। गॉट इट? जरा फाइंड करके देखो क्या वैल्यू आ रही है। पावर फिर पॉजिटिव आ जाएगी, रेट के साथ नेगेटिव साइन आ गया है तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। 10% कंपाउंडेड मंथली रेज टू पावर 2। आई होप कि अब आपको ये 2 समझ आ गया होगा। 2 मंथ्स, तो वैल्यू 98। अब देखो अनरियल में मुझे मिल रहे थे 9835, रियल में कितने मिल रहे हैं, 9834। कम वैल्यू मिल रही है मुझे, तो बैंक वालों का इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? सेकेंड सिचुएशन बिल्कुल सेम सेम। अब सिर्फ फर्क क्या है कि ऊपर इंटरेस्ट फ्री था और यहां पर विद इंटरेस्ट है हमारे पास, तो डिस्काउंटिंग हो जानी है। देखिए भाई कंपाउंडिंग फैक्टर में कोई फर्क नहीं है, चाहे वो रियल का हो चाहे वो अनरियल का हो, कंपाउंडिंग फैक्टर में कोई फर्क नहीं है। डिस्काउंटिंग फैक्टर में फर्क आएगा। तो भाई डिस्काउंटिंग फैक्टर, अब जो अमाउंट डिस्काउंट होनी है वो 10,500 होना है। ओके, तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 10,500 इंटू 1 + 12। 1 माइनस आ जाएगा, बैंकिंग चैनल के थ्रू चल रही है, -12% डिवाइडेड बाय 12 रेज टू पावर 2 जी, एंड द वैल्यू इज 1029। चले 2.5 था तो उसको हमने 3 कर दिया, ऐसे ही था। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करेगा तो
1 माइनस, नहीं ये ऊपर भी तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट यूज किया था। ये वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट करके देना। 12% मल्टीप्लाइड बाय 2/12, 291। 10,000 ये सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो ये इस तरह की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू कितनी आ रही है? सेम सेम आ रही है। ऊपर वाली 91 जी आंसर आ जाएंगे। ऑलराइट, अब आके देखें क्वेश्चन नंबर 5.64। हाँ जी, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5.64 सॉल्व करें। Mr. Junaid received rupees 48750 in cash as the proceeds of a 90-day loan from a bank which charges 10% simple interest. The amount he will have to pay on the maturity date is, अब ये बता, मतलब रिवर्स कैलकुलेशन है। अब यहां पे अगर गौर करें ना, तो प्रोसीड्स की वैल्यू गिवन है, मैच्योरिटी डेट की वैल्यू हमने बतानी है। तो और बैंक के पास गए, सिंपल इंटरेस्ट रियल डिस्काउंटिंग होगी, लेकिन फार्मूला क्या अप्लाई होगा? आपने फार्मूले को नहीं छेड़ना, सिर्फ क्या लिखना है, सेल प्रोसीड्स 48,750 is equal to future value into 1 minus 10% मल्टीप्लाइड बाय कितने डेज के लिए? 90 डेज। और एक साल में कितने दिन? 360। अगर ये बात ना बताता तो हम 365 ले सकते थे, लेकिन जब उसने ये कह दिया तो हम 365 डेज नहीं लेंगे, हम 360 डेज लेंगे। अब यहां से जाकर आप मैच्योरिटी डेट की वैल्यू को फाइंड कर लो। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? नहीं, ज्यादा वैल्यू आएगी, मैच्योरिटी डेट पे जाना है, ज्यादा वैल्यू आएगी, प्रोसीड्स कम होंगी। 49969 आ रहा है। 4750 is equal to x into 1 minus 10%, 10% multiplied by 90 by 360 is equal to 50,000। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर कैश फ्लोज इज द अमाउंट दैट, फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट में लेकर आना, वो क्या है? कहते हैं इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन फ्यूचर टू गेट द अमाउंट टुडे। ऐसा होता है? नहीं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट टुडे टू गेट द अमाउंट इन फ्यूचर, ये बात जरा सही है। फिर is not equivalent to the value of future cash flows in present day, is not equivalent to the value of present cash flows same time in the future। हाँ जी, कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आ फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर की कैश फ्लोज की आज प्रेजेंट वैल्यू, बेसिकली हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था बशीर एंड अरशद वाला। अब फ्यूचर का कैश फ्लो कितना था? 50, जबकि उसकी आज क्या वैल्यू बन रही थी? 46875।
तो ये दोनों हालांकि टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है लेकिन अमाउंट बिल्कुल सेम है, वर्थ बिल्कुल सेम सेम है। अमाउंट डिफरेंट है लेकिन उनकी वर्थ सेम है ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसमें हम लोगों ने जाकर जो टिक करना होगा वो इज नॉट इक्विवेलेंट टू, तो फिर इस हवाले से तो बी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट टुडे टू गेट द अमाउंट इन फ्यूचर, इज नॉट इक्विवेलेंट टू द वैल्यू। चलिए बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई करने हैं और हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तमाम क्वेश्चंस खत्म। चैप्टर नंबर 5 हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस के हवाले से सेल्फ टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो क्वेश्चन मैंने खुद आप लोगों को सॉल्व करवाने हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हमारा टाइम लगना है। मतलब मजीद हमारे जस्ट 2 लेक्चर्स होंगे और हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।